नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी में कई बार कोई शौक इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपका प्रोफेशन बन जाता है, आपका पैशन बन जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की तेजस्विनी के साथ। वो एक जानी मानी एनिमल लवर हैं और इसी के चलते उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन की। हमारी आज की तेजस्विनी रेणु सिंह। विरले हैं वो लोग जो अपने पैशन को अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बड़ी कामयाबी से जी लेते हैं। ऐसी ही एक एनिमल लवर हैं रेणु सिंह। रेणु सिंह मौजूदा समय में दिल्ली चिड़ियाघर की निदेशक हैं। खास बात यह है कि रेणु दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की पहली महिला निदेशक हैं। रेणु सिंह 1997 बैच की भारतीय वन सेवा की अधिकारी हैं। दिल्ली चिड़ियाघर के पहले ये लखनऊ प्राणी उद्यान की निदेशक रह चुकी हैं, जहां इन्होंने लखनऊ जू के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पूरे जू को सोलर पावर आधारित कर ग्रीन जू में तब्दील करना था। यही नहीं, रेणु ने अपने लखनऊ कार्यकाल के दौरान एनिमल एडॉप्शन की योजना भी शुरू की, जिसके बहुत उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले। इन दिनों रेणु दिल्ली जू को एक आदर्श जू बनाने की कवायद में जुटी हैं। अपनी वन सेवा में अलग अलग स्थानों पर पोस्टिंग के दौरान रेणु का जानवरों के प्रति लगाव गहराता गया। उनके सेवा काल में अनेक ऐसे मौके आए जब उन्हें अबंडन या अनाथ जंगली जानवरों के बच्चों को खुद अपने हाथों से पालने का मौका मिला। रेणु इन जंगली जानवरों को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के तौर पर देखती हैं। जानवरों के बेहतर रखरखाव और प्यार के लिए समर्पित रेणु सिंह हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं दिल्ली जू की पहली महिला डायरेक्टर रेणु सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ तेजस्विनी में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, ये बताइए कि आप इतनी बड़ी एनिमल लवर हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कई बार महिलाएं जो हैं कुछ दूसरे प्रोफेशंस में जाती हैं, इस तरह के प्रोफेशंस में नहीं आती हैं जी। कम आती हैं, मेरा मतलब ये है। तो आपने ये जंगलों को और जंगली जानवरों को खुद चुना या उन्होंने आपको चुना? मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को चुना। फॉरेस्ट ने मुझे चुना और मैंने फॉरेस्ट को चुना। और मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे। और जनरली हम लोग फॉरेस्ट में काफ़ी जाया करते थे, फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस में जाते थे। तो वहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा एक जुड़ाव मुझे महसूस होता था। मुझे लगता था कि मुझे यदि ज्वाइन करना चाहिए तो फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा बैकग्राउंड भी इस तरीके का है। मैंने ग्रेजुएशन किया है जूलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन भी जूलॉजी में था। तो वो जुड़ाव वो बचपन से ही रहा और फॉरेस्ट ने मुझे बुलाया, मैंने फॉरेस्ट को बुलाया, हम एक दूसरे के हो गए। जी, तो ये बताइए कि ये जो जंगली जानवरों से जुड़ाव है, जैसे कि आप कह रही हैं कि आपको बचपन से ही जुड़ाव था जी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि आप इस तरीके से जू जो है उसकी कर्ता धर्ता, उसको चलाने वाली बन जाएंगी? और मतलब जाहिर है जब आप जू में चले जाते हैं तो जंगली जानवरों से और ज़्यादा रिश्ता जो है वो गहरा और करीबी हो जाता है। देखिए, जब मैंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन किया था उस दौरान तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे जू में ही आना है। अच्छा। लेकिन ये प्रोफेशन में ऐसा होता चला गया कि पहले मैं बनी लखनऊ जू के डायरेक्टर बनी। मैं लगभग 6 साल तक रही। लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर मैं हूँ लखनऊ जू की। उसके बाद फिर मुझे मौका लगा यहाँ दिल्ली जू में आने का। और ये बताने में मुझे बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली जू की मैं पहली महिला निदेशक हूँ। और जू ने भी मुझे बुलाया और मैं अपना काम कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है इन एनिमल से और इनके साथ मुझे लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट है। उनकी बातों को ऐसा लगता है जैसे कि मैं समझ जाती हूँ और वो मेरी बातों को शायद समझ पाते हैं। ये एक जुड़ाव है हम लोगों का और ये रिश्ता हमारा बहुत पुराना है इन एनिमल्स के साथ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी तो मैं छोटे छोटे पपीज़ को उठा करके अपने घर में ले आया करती थी। मेरे फादर बोलते थे कि ये बाहर किस तरह के एनिमल्स को उठा के नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो अटैचमेंट था हमेशा। और यदि नेस्ट में से कोई चिड़िया का बच्चा नीचे गिर जाता था तो उसको दूध के, उसमें रुई के फाये से मैं उसको दूध पिलाया करती थी और कोशिश करती थी कि उसको वापस मैं रिहेबिलिटेट करूं। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम हम लोगों ने किए हैं। बिल्ली के बच्चे यदि छोटे से आ जाते थे घर में तो उनको भी कूट के डब्बे में डाल करके रखते थे और फिर कोशिश करते थे कि उसकी माँ से उसको मिलाया जाए। तो ये जो लगाव था मेरा, ये जुड़ाव जो था, ये बचपन से ही था, चला रहा है। और खुशी इस बात की है कि मैं प्रोफेशन बन गया, मैंने पैशन बन गया। और ये दूसरा जू है जो मैं संभाल रही हूँ। पहला जू मैंने लखनऊ जू संभाला और ये मौका लगा। रेणु जी, जैसे आपने कहा कि आपका पैशन बन गया, कभी आपको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? मुझे जंगली जानवरों से डर नहीं लगता। मैं ये इंसानों से लगता है मुझे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। इंसान ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू जानवर। जानवर तो बहुत ही प्यारे हैं। यदि आप देखिए, जानवर का अपना इंस्टिंक्ट होते हैं, अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार वो काम करते हैं। कोई छल, कोई कपट उन जानवरों में नहीं होता है। और
आपको उनके वो जिस तरीके से नेचर में रहते हैं उस तरीके से आपको उनको रखना होता है। यही छोटा सा चैलेंज है और उस चैलेंज को हम बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। अच्छा रेनू जी, एक बार बताइए कि जब चिड़ियाघर की बात आती है, मतलब हम तो जू तो कहते नहीं है ना, चिड़ियाघर ही कहते हैं, और जब हमारा बचपन था तो उस वक्त चिड़ियाघर और इन सब चीजों का जो क्रेज होता था, मुझे लगता है क्या ये आज कम हो रहा है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ कि लगातार जो फुटफॉल है वो जू में बढ़ता जा रहा है। लखनऊ जू में भी मैंने देखा बढ़ते हुए, दिल्ली जू में भी मैंने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। अभी लगभग 27 लाख लोग इस बार जू में विजिट किए हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। और छुट्टी के दिन हो, चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं देखती हूँ कि जू में फुटफॉल तो हमेशा रहता है। लोग आते हैं, बहुत पसंद करते हैं एनिमल्स को। जी अच्छा, बच्चों में तो खास तौर पर एनिमल्स का क्रेज होता है, लेकिन ये बताइए कि आपको जो मतलब इन जंगली जानवरों को देखने का, समझने का जो एक शौक है, ये बताइए कि लखनऊ चिड़ियाघर में जब आप थी तो उस वक्त काफी कुछ चीजें आप कर रही थी वहाँ पे, कौन सी ऐसी खास चीजें थी जिन्होंने आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दिया? जी, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो इस बात से मिला, एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा था, लेकिन वो बहुत पॉपुलर नहीं था। उसको मैंने पॉपुलराइज कराया, लोगों के बीच में ले करके आई, और लोगों का जो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है उन एनिमल्स के प्रति हुआ। ये मैंने देखा कि यदि किसी का बर्थडे होता था तो लोग एनिमल्स को अडॉप्ट करते थे। लोग या तो चिड़िया अडॉप्ट करते थे या फिर बड़े बड़े टाइगर्स को भी मैंने देखा, बैंक्स ने अडॉप्शंस किए हैं। तो इससे लोगों का जो जुड़ाव रहा उन लोगों के साथ, इन एनिमल्स के साथ, वो बहुत बड़ा जुड़ाव था। और इमोशनल अटैचमेंट, जैसे कुछ लोगों की यदि किसी की डेथ हो जाती है घर में तो उनके नाम पे लोग अडॉप्ट करते थे। किसी का बर्थ होता है तो उसके नाम पे अडॉप्ट करते थे। कोई मान लीजिए फॉरेन चला गया, किसी को याद आ रही है अपने प्रियजनों की, तो उनके नाम पे अडॉप्ट करते थे। तो इससे इमोशनल अटैचमेंट से ये हुआ कि लोगों का जुड़ाव बढ़ा, लोगों में जू एजुकेशन आया और लोगों का फुटफॉल भी काफी ज्यादा बढ़ा लखनऊ जू में। और इसमें आपने कुछ सेलिब्रिटीज को भी शामिल किया इस अभियान में? जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो सबको लेटर्स लिखा था, मैंने बहुत लोगों को बुलाया। दिया मिर्जा जी का मैं जरूर यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी। इनफैक्ट लेपर्ड्स के बच्चे जब वहाँ पे पैदा हुए तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनसे कहा कि दिया मिर्जा जी, दिया के बच्चे पैदा हुए हैं, आप इनका नामकरण करिए। तो उन्होंने वहीं से, बॉम्बे से, उन्होंने अशोका और नक्षत्रा 2 नाम रखे और फिर वो लखनऊ जू भी आई उन दोनों को देखने के लिए। उन्होंने अडॉप्शन किया उन दोनों का और 1 लाख का उन्होंने चेक भी दिया था वहाँ। तो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर, और ये एक तरीका था। और जब हम लोगों को हम जोड़ते हैं बड़े इन सेलिब्रिटीज के साथ तो पब्लिक जुड़ जाती है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है, लोग उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो अडॉप्शन का जो ये एक नायाब तरीका आपने निकाला था कि जिससे लोग जंगली जानवरों से जुड़ते भी हैं, उनकी केयर के लिए कुछ संकल्प भी लेते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो आपका अभियान था इसे और जू में भी चलाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ों के साथ एसोसिएट हो सकें, जुड़ सकें? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हर एक जू, जनरली हमने शुरू तब किया था जब हमारे यहाँ पे क्राइसिस हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस। जो लखनऊ जू था वो ट्रस्ट था, उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन ट्रस्ट, और ग्रांट भी काफ़ी कम आती थी और 6 पे कमीशन आ गया था और हमें सबकी तनख्वाह देनी थी, सबके लिए जो भी बढ़े हुए भत्ते थे वो सब देने थे। तब हमने सोचा कि यही एक तरीका है लोगों को जोड़ने का। लोग जब आगे आएंगे और जब एनिमल्स को अडॉप्ट करेंगे तो उस तरीके से कुछ मदद भी मिलेगी, फाइनेंशियल मदद भी मिलेगी, और लोग भी जुड़ेंगे एनिमल्स के साथ और संकल्प भी लेंगे और उन्हें बचाने का भी संकल्प लेंगे। तो दोनों तीनों तरीके से हमने सोचा कि सबसे अच्छा नायाब तरीका है। और ये जो तरीका अडॉप्शन का है बहुत सारे जूज में चलता है, मैसूर जू वगैरह में भी चलता है, यहाँ हम दिल्ली जू में भी हम कोशिश करेंगे लाने की। यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है, बट इसको किसी और तरीके से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा, आप जो हैं खासतौर से जो हैंड रेयरिंग करते हैं, जो हाथों से इन जानवरों के बच्चों को जो पालने का काम है, वो भी आपने किया है? जी बिल्कुल। ये बताना चाहूँगी मैं, वहाँ पे दुधवा में लेपर्ड के बच्चे थे जो आए थे, उनकी माँ ने उन्हें अबैंडन कर दिया था। 2 बहुत प्यारे प्यारे छोटे बच्चे आए थे जिनका नाम हमने शारदा और सुहेली रखा था। उन दोनों को हमने अपने हाथ से ही पाला। मैंने 6 महीने तक अपने हाथ से उन दोनों बच्चों को पाला। रात में मैं आती थी और जैसे हम छोटे बच्चों को पालते हैं, उनको बॉटल में दूध पिलाना, टाइमिंग सब नोट करते थे, उनको बॉटल में दूध पिलाते थे और फिर हीटर वगैरह लगा करके उनको कायदे से रख करके हॉस्पिटल में, इस तरीके से हमने पाला है। और बताने में खुशी हो रही है मुझे कि हमने एक एंजल नाम का छोटा सा, मैंने ही नाम दिया था एंजल, बोनेट मंकी, बोनेट मकाक के जो छोटा सा बेबी था उसको भी मैंने पाला, हाइना के बच्चों को पाला। तो लगभग इस तरह के 10 छोटे छोटे बच्चे थे जिनको मैंने अपने हाथ से रेयर किया था वहाँ जी। पे। तो उसमें क्या कुछ कभी आपको लगता नहीं था कि मतलब कुछ अजीब सा? नहीं अजीब सा नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि दे आर लाइक माय बेबीज। मुझे अपने बच्चों की तरह महसूस होता था। उसमें मेरी बेटी भी बहुत छोटी सी थी, तो लगता था जैसे कि एक्सटेंडेड फैमिली टाइप की आप कह सकती हैं। एक बेटी मेरी घर में थी और बाकी 10 बच्चे मेरे पास जू में थे। जी। तो जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर एक जो अटैचमेंट होता है उसका क्या होता है? देखिए आज तक जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जंगली जानवर तो जंगली जानवर बिल्कुल बिल्कुल, और हमें मालूम है कि हमें किस समय हमें अपने आप को विड्रॉ कर लेना है।
तो जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमने फिर उन्हें छूना छोड़ दिया और उनको हैंड वेयरिंग धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। मिल्क से जो उनका जो डाइट होती है वो रिप्लेस हो जाती है और धीरे धीरे करके कोशिश ये होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अपने अच्छी तरीके से अपने एनवायरनमेंट में वो संभल जाएं और उसके साथ जुड़ जाएं। तो क्या कई बार लोग ये कहते हैं कि सब पालतू बनाया जा सकता है जानवरों को, क्या आपको लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए? ख़ास तौर पे जैसे आप चिड़ियाघर की बात कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये डिटैचमेंट हो जाता है या जो वो जंगली जो उनमें जो एक वो रहता है जो उनका जीवन का एक अंग है वो कभी नहीं जाता और वो जंगली जानवर ही रहता है? मैं ये यहाँ बताना चाहूँगी कि जो जंगली जानवर हमारे पास रहते हैं जू में उनको डोमेस्टिकेट बिल्कुल नहीं किया जाता है और कोई भी व्यक्ति इस गलतफहमी में न रहे कि जो भी जानवर वहाँ पे वो डोमेस्टिकेटेड हैं उनमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स पूरी तरीके से, यदि आप उन्हें छेड़ेंगे, उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, वो डेफिनेटली आपको हार्म करेंगे। तो उनका जो इंस्टिंक्ट है वो वैसे ही बरकरार रखा जाता है। हम लोग जू में हम लोग क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट, हम लोग जैसा उनका वाइल्ड का एनवायरनमेंट होता है वो हम क्रिएट करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं वो इकोसिस्टम हम उन्हें दें जैसे वो नेचर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि हेल्थ सिस्टम आप अच्छा करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ आप उन्हें देते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं उनके साथ, लेकिन डोमेस्टिकेट वो बिल्कुल नहीं होते, उन्हें डोमेस्टिकेट करना भी नहीं चाहिए। जी, लेकिन एक अच्छी देखभाल जो है वो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है जो कि उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है, हम ये कह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आज हमारे साथ रेनू सिंह हैं जो कि एक एनिमल लवर हैं, उनसे हम कहानी सुन रहे हैं खास तौर से जू के भीतर की। एक छोटे से ब्रेक के बाद तेजस में बने रहिएगा। पर चाची इतनी खुशियाँ मना किस लिए रही हो? अरे भैया हम बताते हैं, आज हमारे यहाँ नए सेप्टिक टैंक का उद्घाटन है। पर चाचा ये तो बताओ कि सेप्टिक टैंक के साथ सोकपिट बनवाया कि नहीं? बिना सोकपिट के सेप्टिक टैंक तो ऐसे है जैसे बिना मोटर के मोटरसाइकिल। तो बिल्कुल समझे हो क्या? बिल्कुल बनाया है। सोकपिट सेप्टिक टैंक के गंदे पानी को सोखकर उसे बाहर जाने से रोकता है। जी हाँ, जिसमें सोकपिट नहीं वह सेप्टिक टैंक ही नहीं। गलत बने सेप्टिक टैंक से गंदगी और गंदा पानी बाहर आता है जिससे भयंकर बीमारियां फैलती हैं। सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से साफ करवाएं। फीकल स्लश को सुरक्षित ढुलाई द्वारा निर्धारित ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएं। समझे? इसलिए सेप्टिक टैंक का सही डिजाइन बहुत जरूरी है। आज स्वच्छता अभियान देश के सामान्य मानवीय का अपना सपना बन चुका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अब निम्न आय की बस्तियों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत स्पेशल आउटरीच कैंप महीने में 2 बार, जहां प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच की जाती है, दवा दी जाती है, रोग गंभीर हो तो जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा आदि के सभी रोगों, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, शरीर की हर बीमारी की जांच और इलाज का मुफ्त फायदा उठाएं। मतलब अस्पताल तक भी न जाना पड़ेगा? जी हाँ, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्ते, ये है मेरा गांव। मेरा गांव अब समृद्ध हो रहा है। वजह है महात्मा गांधी नरेगा में बढ़ी पारदर्शिता और जन भागीदारी। अब ग्रामीणों के पास 100 दिन के काम की गारंटी है। मजदूरी भी सीधा उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा होती है। मनरेगा से विभिन्न योजनाओं का तालमेल रंग ला रहा है। जल संरक्षण के कार्यों से भूजल स्तर बढ़ा है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से विकास हो रहा है। सोशल ऑडिट के कारण मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ी है। मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है। करप्शन कम हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में मनरेगा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। यही कारण है मेरा गांव अब दिन ब दिन हो रहा है समृद्ध। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।
कई बीमारियां बिना बताए ही आ जाती हैं। सालों तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी है, जैसे ब्लड शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर। और ये आपकी कमाई, मन की शांति सब कुछ खत्म कर सकती है। और हाँ, अगर आप स्वस्थ दिखते तब भी जरूरी नहीं कि आप इन बीमारियों से मुक्त हैं। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर से उपचार करवाते रहिए। रोज संतुलित आहार लीजिए, व्यायाम कीजिए और तंबाकू और शराब से तो दूर ही रहिए, वरना सावधान, ये बीमारियां किसी को भी हो सकती है, आपको भी। अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर की मुफ्त जांच जरूर करवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते, ये है मेरा गांव। मेरा गांव अब समृद्ध हो रहा है। वजह है महात्मा गांधी नरेगा में बढ़ी पारदर्शिता और जन भागीदारी। अब ग्रामीणों के पास 100 दिन के काम की गारंटी है। मजदूरी भी सीधा उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा होती है। मनरेगा से विभिन्न योजनाओं का तालमेल रंग ला रहा है। जल संरक्षण के कार्यों से भूजल स्तर बढ़ा है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से विकास हो रहा है। सोशल ऑडिट के कारण मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ी है। मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है। करप्शन कम हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में मनरेगा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। यही कारण है मेरा गांव अब दिन ब दिन हो रहा है समृद्ध। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली जू की डायरेक्टर का, जो कि पहली महिला डायरेक्टर हैं दिल्ली जू की। रेणु सिंह हमारे साथ हैं और जिनकी ज़िंदगी कहानी हम सुन रहे हैं आज, और जो जू से जुड़ी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बचपन में कहीं ना कहीं हमें ले जाती है। तो रेणु जी, ये बताइए कि आपने काफ़ी कुछ और भी अनुभव जाहिर है आपको मिले होंगे जब इतना काम आप जू के भीतर रहकर करती हैं। कौन से ऐसे अनुभव हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? एक अनुभव जो मैंने देखा वहाँ पे लखनऊ जू में, वो हमने सेक्स चेंज का एक अनुभव था। वो बड़ा ही नायाब सी चीज़ थी जो मेरे साथ पहली बार मैं अपने आंखों के सामने देख रही थी। वहाँ पे सिल्वर फेजेंट, गोल्डन फेजेंट और मोर का हमने देखा था सेक्स चेंज। फीमेल को मेल में कन्वर्ट होते हुए देखा था। हमारे कीपर ने आकर के हमें बताया कि मैडम ऐसा हो रहा है। वो थोड़ा सा डरे भी थे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड था, मैंने रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में एमएससी किया था, तो मैं समझ पाई कि आखिर ऐसे कैसे हुआ होगा। जब भी एज, उम्र जब बढ़ जाती है फिजेंट्स की, तो उनमें फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं और जो मेल हार्मोन्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि रंगत और सब कुछ, ये मेल हार्मोन्स की वजह से होता है। वही कारण था कि उनका जो वो फीमेल से मेल में वो कन्वर्ट हो गई, लेकिन उनका जो बॉडी का जो साइज़ था वो सेम रहा। जनरली मेल्स बड़े होते हैं, फीमेल्स छोटी होती हैं, और फीमेल्स का रंगत जो है वो बड़ी ड्रैप टाइप की होती है, बहुत खूबसूरत नहीं होती है, और मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो सडनली दे चेंज्ड और उन्होंने अपना कलर चेंज करके वो बहुत ही खूबसूरत हो गई। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि हम एक्सप्लेन कर पाए, साइंटिफिकली हम बता पाए आखिर क्या कारण रहा होगा। ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जी। और कोई अनुभव खास तौर पर जो वो आपने मुझे बताया था कि कछुआ जो कि बचा नहीं था, और लेकिन उसके अंडों को कैसे आपने बच्चों उसमें से निकल पाए, वो जरा अनुभव? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी आपको। मैं लखनऊ जू से पहले मैं DFO इंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोजेक्ट हुआ करती थी लखनऊ में ही। वहाँ पे हम लोग कुकराल घड़ियाल सेंटर था, जहाँ पर कि घड़ियालों को हम लोग पालते थे। उनके बच्चे होते तो उनको हम लोग रिहेबिलिटेट करते थे वाइल्ड में, साथ ही साथ कछुओं को भी करते थे। तो पहली बार जब वहाँ मैं पहुँची एज ए DFO, तो हमने वहाँ पे साल कछुओं को देखा, तो बड़े अच्छे लगे। वो हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज माने जाते हैं वो साल कछुए। तो उन कछुओं को हमने एक अलग एंक्लोजर में हमने डाला। जब हमने उनको अलग एंक्लोजर में डाला, बड़ा एंक्लोजर दिया, तब उनकी मेटिंग शुरू हो गई। और कुछ समय के बाद हमें लगा कि हाँ, ये फीमेल जरूर प्रेग्नेंट होंगी, एग जरूर बने होंगे। लेकिन बदकिस्मती से एक फीमेल की डेथ हो गई उसमें। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर से अंडे निकले। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अब तो इसको हटा देना चाहिए। हमने कहा नहीं, आप इसे हटाइए नहीं, इसे आप हैचरी में रख दीजिए, इंक्यूबेशन में आप डाल दीजिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके अंदर से छोटे छोटे बच्चे निकल आए, और वो अपने आप का मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो पहली बार कुकराल घड़ियाल सेंटर में साल कछुओं की ब्रीडिंग हुई थी, पहली बार। उसके बाद वो ब्रीडिंग हुई भी नहीं, दैट वाज द ओनली टाइम जो ब्रीडिंग हुई, और उसमें भी इस तरीके का हम लोग को एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि नेचर अपने आप में इतनी खूबसूरत है, इतनी चीज़ें उसने अपने अंदर समेटे हुए हैं कि। अच्छा, जब आप इतना टाइम जू के भीतर रहते हैं तो
बहुत लगाव हो जाता है, आप पर्सनली अटैच हो जाता है जी। आप जुड़ाव महसूस करते हैं इन एनिमल्स के साथ, लेकिन जब वो नहीं रहते या बीमार पड़ जाते हैं उस वक्त क्या मनस्थिति होती है? उस समय मनस्थिति बहुत ही ख़राब होती है। उसमें तो बहुत बार तो मैं रोई हूँ, छोटे बेबीज़ होते हैं जब हम बचा नहीं पाते हैं तो सुबह के रोती हूँ मैं, बहुत बुरा लगता है क्योंकि परिवार जैसा है। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जू में काम करते हैं, जू इज़ एन एक्सटेंडेड फैमिली। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं कहती हूँ कि मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां नहीं हैं, मेरे पास अभी 1200 बच्चे और हैं उनके सिवा जिसकी मैं देखभाल करती हूँ। और वास्तव में बहुत जुड़ाव, बहुत अटैचमेंट होता है। हम तो जितने भी एनिमल्स के जो भी डेज़ होते हैं, चाहे वो टाइगर डे हो, चाहे एलिफेंट डे हो, स्पैरो डे हो, ये सारे डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक कि हम बर्थडेज भी सेलिब्रेट करते हैं। और मैं पहली वो महिला निदेशक थी जिसने कि बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू किया। लखनऊ जू से हमने शुरुआत किया, तो यहाँ पर आकर के हमने चिंपैंजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। रीटा चिंपैंजी जो कि ओल्डेस्ट चिंपैंजी है पूरे एशिया में, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। विजय टाइगर जो कि लोग मानते थे कि बहुत ही गुस्सैल है और उसका टेम्परामेंट ख़राब है और उसका रेपुटेशन काफ़ी ख़राब था, तो उसके रेपुटेशन को भी हमने ठीक किया, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा, कभी ऐसा भी कुछ अनुभव हुआ कि किसी से आमना सामना हो गया हो? जी बिल्कुल, आमना सामना जब इतने सारे जानवर हैं तो आमना सामना तो होना बहुत ही वो है, हुआ ही था। इनफैक्ट हुआ था मेरा ये जिराफ के साथ हुआ था। जिराफ के, ये भी लखनऊ जू की बात है। रात में 8 बजे उसकी जो फीमेल थी उसके बच्चे हो रहे, उसके बेबीज़ हो रहे थे और उसका जो मेल था बहुत ही अग्रेसिव था। और मैं पीछे से कीपर्स गैलरी की तरफ से गुजर रही थी और अचानक उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। उसे लगा कि शायद मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, ये क्या, जो भी उससे महसूस हुआ होगा। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बिल्कुल पीछे दीवार की तरफ सट गई और उसका जो फेस था बिल्कुल यहाँ आ करके और वो हट गया। बट इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी बाघ के साथ तो सामना नहीं हुआ? बाघ के साथ सामना नहीं हुआ, लेकिन उसके बच्चों को गोदी में ले करके रेयर करने का ये मौका मुझे ज़रूर मिला। कोशिश मैंने ज़रूर किया था उसको हैंड वेयर करने का। लेपर्ड के बच्चों को मैंने हैंड वेयर किया, हाइना के बच्चों को हैंड वेयर किया, वो तो हमने किया था। हाँ, अच्छा ये बताइए कि लखनऊ जू में खासतौर से आपने उसको एक ग्रीन जू में बदला था, वो आपका अनुभव कैसा रहा और वो कितना ज़रूरी है जू के लिए और उसके इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए कि वो एक ग्रीन जू बने? जी देखिए, हमारे इनफैक्ट जितने भी जूज़ हैं वो एक ग्रीन लंग का काम करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो जूज़ हों वो ग्रीन हों। और वहाँ लखनऊ जू में वो पहला जू था जो कि हमने सोलर पावर्ड जू बनाया था। इंडिया का पहला जू था जो सोलर पावर्ड जू था और इससे हमारी बिजली की भी जो खपत थी वो काफ़ी कम हो गई थी। हॉस्पिटल के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उससे सोलर पावर से चलते थे। हमारे जो बिजलियाँ, हमारे जो लाइट जलते थे वो सोलर पावर से जलते थे। ये सारी चीज़ें हमने की थी। पॉलीथीन फ्री जोन हमने कर दिया था, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ वहाँ लगा दी थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर भी इस जू में भी हैं। इसको भी सोलर पावर्ड अभी करने की हम कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास बायोगैस प्लांट है जो कि अपने आप में ग्रीन जू का काम कर रहा है। यहाँ पे दिल्ली जू की बात करूँ मैं यदि तो लखनऊ जू को तो बहुत ही सुंदर हमने बनाया था। और हरा भरा करने में हर बार वन महोत्सव जब होता है हम लोग प्लांटेशन करते हैं और जब गणमान्य व्यक्ति आते हैं तब उनके हाथ से प्लांटेशन होता है। हम लोग भी अक्सर प्लांटेशन करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और पॉलीथीन फ्री जोन है बिल्कुल, हम लोग बॉटल्स अलाउ नहीं करते, पॉलीथीन अलाउ नहीं करते हैं। और लखनऊ जू में तो बाहर जो भी पॉलीथीन्स लेके आते थे, खान पान लेके आते थे, तो हम लोग उन्हें पेपर के नैपकिन्स दे देते थे कि इसमें आप डाल करके अंदर ले करके जाइए। तो ये सारे रेणु जी, एक बात ये बताइए कि अक्सर अब जबकि लोग विदेशों में जाते हैं तो उनकी आइटिनरी का एक हिस्सा ये भी होता है कि वो ज़ू विज़िट करें ज़रूर। और अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ की ज़ू का कोई मुकाबला नहीं है, हमारी ज़ू ऐसी नहीं है। क्या कमी है हमारी ज़ू में? हमारा ज़ू बहुत खूबसूरत है। यदि मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा एरिया आपको वहाँ के ज़ूज़ में नहीं मिलेगा, इतनी ग्रीनरी वहाँ के ज़ूज़ में नहीं मिलेगी। और वहाँ की जो बातें जो लोग बताते हैं, बेसिकली वहाँ पे पेटिंग होती है। अच्छा, आप अपने हाथ से जानवरों को खाना खिला सकते हैं, आप पेट कर सकते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, आप किसी चिड़िया के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, उसका आप गेम देख सकते हैं, गेम शोज़ वहाँ पे होते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे जू में नहीं होती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं ये सब हमें अलाउ नहीं करती हैं। हम लोग यहाँ जानवरों को बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे रहते हैं वैसे रखा जाता है। जू एजुकेशन दिया जाता है, लोग आते हैं, हम बताते हैं एनिमल्स के बारे में, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन वो जो पेटिंग वाली चीज़ है वो हम अलाउ नहीं करते। वो कैसे जानवर हैं जिनको आप पेट भी कर लेते हैं, आप उनको हाथ भी लगा लेते हैं? मतलब नहीं, मुझे लगता जानवर जैसे आप कह रही हैं, जानवर तो जानवर होता है, वो डोमेस्टिकेटेड तो है नहीं। जी। तो वो मतलब कैसे इतना टेम्ड रहता है? मुझे लगता है जो टेम करने की जो वो कोशिश करते हैं, एक तो मेरे ख्याल से कुछ चिड़िया हैं जिनको कि टेम किया जा सकता है, जो कि करना नहीं चाहिए। टाइगर्स वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कवरी में देखते हैं बहुत सारी जगहों पे कि उनको टेम किया जाता है, जो बिल्कुल भी करना उचित नहीं है। लेकिन मुझे लगता है उनको ट्रैंकुलाइज करके, उनको सेडेट करके उस कंडीशन में लाया जाता है। अदरवाइज
किसी भी टाइगर का जो इंस्टिंक्ट है वाइल्ड का, वो इंस्टिंक्ट कभी नहीं जाता। अच्छा ये बताइए, इसमें ट्रेनिंग का एस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, खासतौर से वो लोग जो कि वाइल्ड लाइफ के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं उनका कुछ काम है, कितना इस ट्रेनिंग की आवश्यकता को महसूस करते हैं? ये ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा, बिना ट्रेनिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे वो डायरेक्टर की ट्रेनिंग हो, हम लोग तो कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं जू डायरेक्टर्स का, हर साल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वेटरनियंस के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, WI है हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और लगातार ट्रेनिंग होनी भी चाहिए। कीपर्स ट्रेनिंग, यहाँ पे जितने लोग भी काम करते हैं हमारे जू के अंदर, सबकी ट्रेनिंग होती है, कीपर्स से लेकर के डॉक्टर्स से लेकर के और हमारे डायरेक्टर्स तक की सबकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमने जू में स्मिथसोनियन जू के साथ हमने ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई थी एनेस्थीसिया के ऊपर, जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी। जी। अच्छा, अक्सर कई बार इस तरह के भी हमने घटनाएं देखी हैं जिसमें जो टूरिस्ट आते हैं उनका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है और उसकी वजह से वहाँ पर कुछ दुर्घटना घट जाती है इस तरह की। ख़ास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी और जो लोग वहाँ जाते हैं उनको क्या स्पेशली बताना चाहेंगी कि वो कितनी दूरी बना के उनको रखनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा आनंद भी ले सकें और एक सेफ इन्वायरमेंट भी हम उन्हें दे सकें? जी बिल्कुल, जो भी टूरिस्ट आते हैं हम लोग का जो गेट है, गेट पे लिखा होता है डूज एंड डोंट्स इन अ जू। आप क्या करेंगे क्या नहीं, लोगों को फिर बताया जाता है, जू एजुकेशन दिया जाता है। जू एजुकेशन का एक ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे पास जू एजुकेशन के लिए लोग भी हैं, हमारे पास रेंज ऑफिसर्स हैं और भी स्टाफ है जो कि लोगों को बताता है कि आपको क्या करना है। और जो स्टैंड ऑफ बैरियर है, वहाँ पे बैरियर्स बने होते हैं, उसको आप पार नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें लोग समझते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग आते हैं वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, भारत के नागरिक रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो आपके लिए रखे गए हैं, आपको एजुकेट करने के लिए रखे गए हैं और मेरे ख्याल से उनका भी रिस्पेक्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। जानवरों का भी रिस्पेक्ट, उनकी भी डिग्निटी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो जब आप जू में जंगली जानवरों के साथ जो दोस्ती चलती रहती है आपकी, उसके अलावा जब समय मिलता है तो क्या करती हैं? उसके बाद जब समय मिलता है बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी बेटियों के साथ, 2 डॉटर्स हैं मेरी, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, पढ़ना उनके साथ पेंटिंग करना, कार्टून बनाना, ये सब अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है। ये चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आती हैं। जी, आगे चलकर ख़ास तौर पर अगर हम ये जानना चाहें कि जो आपका ये जो प्यार है, मोहब्बत है जंगली जानवरों के लिए और जिस तरह से पूरी तरह से आप समर्पित हैं उनको, उनके साथ में क्या कुछ आगे ऐसा कोई मिशन भी लेकर चल रही हैं क्या इस पैशन जी बिल्कुल के साथ? ये मिशन तो मेरा है ही एक, तो वो अब तो ये मिशन तो बिल्कुल पैशन है। अब मैं तो खुश इस बात पे हूँ कि मुझे वो सर्विस मिली है जो कि मैं दिल से चाहती थी और जानवरों के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती थी। वो तो बिल्कुल ही पैशन है और मैं हमेशा करना चाहूँगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं DFO एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोजेक्ट थी, वहाँ पे हमारी एक सांडी बर्ड सैंक्चुरी थी जो कि बिल्कुल ड्राई हो गई थी। उस बर्ड सैंक्चुरी को हमने रिवाइव किया, पानी लेकर के आए और इस बार माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आई और जब मैंने सुना कि माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैं तो बेहद खुशी हुई। तो इस तरीके के मिशन हमारे चलते रहते हैं और आगे के जो मिशन है दिल्ली जू को इंटरनेशनल जू बनाना है, उस लेवल का लेके आना है। दिल्ली जू बहुत अच्छा जू है, इसमें कुछ एनिमल्स की कमी मुझे महसूस होती है, जैसे जिराफ नहीं है, ज़ेब्रा नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि और एनिमल्स को हम लेके आएँ। बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमारे दूसरे जूस के साथ चल रहे हैं जो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये है मेरा मिशन कि इसको इंटरनेशनल मॉडल जू बनाऊं मैं, ताकि लोग आए देखें और कहें कि यदि कोई जू है पूरे देश में विदेश में तो वो दिल्ली जू है। जी, और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगी अपने इस मिशन में। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में आने के लिए और अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। तो ये थी रेणु सिंह जिन्होंने जंगली जानवरों के प्रति अपने प्यार और समर्पण को अपना पैशन बना लिया है। ऐसी ही एक और तेजस्विनी से आपकी हम मुलाकात कराएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। दिन की बड़ी खबरों के साथ ताजा खबर की बात, देश विदेश, खेल, व्यापार और मनोरंजन की खबरें एक नए अंदाज में। खास खबरों पर डीडी न्यूज संवाददाताओं और विशेषज्ञों की पैनी नजर। मिड डे प्राइम हिंदी, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं
वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से महज 25 किलोमीटर दूर है। सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया। जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा। दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची। जीरम घाटी से होते हुए ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक। We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित होगा समूचा राष्ट्र। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा के अनुसार 10 करोड़ से अधिक गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर परिवार को सालाना 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। लाभार्थी को ई कार्ड से सरकारी और चुने गए निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो वो सीधे अस्पताल जाकर मुफ्त में इलाज करा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य आपका, साथ हमारा।